हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। आज की बड़ी खबरों में दिखाएंगे दिल्ली में कैसे एसिड अटैक के खुलासे में खुद ही शिकायत करने वाली लड़की, उसके पिता, उसका भाई अब फंस रहे हैं। यूपी में कौन कौन से शहर में योगी की पुलिस ने अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी चलाया है नो गन नो गैंग ऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी में उठा मोथा तूफान निपटने के लिए कैसी और कितनी तैयारियां की गई हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे। इन खबरों की पूरी डिटेल हर पहलू से आपके सामने होगी। 24 घंटे पहले तक पूरा देश परेशान था। राजधानी दिल्ली में लड़की के ऊपर एसिड अटैक की खबर आई थी। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पूरा केस ही पलट गया। ऐसा हुआ उससे परेशान लोग हैरान हो गए, क्योंकि दिल्ली में आरोपी विक्टिम बन गया और विक्टिम आरोपी। दिल्ली एसिड कांड की पूरी सच्चाई आखिर है क्या? एसिड अटैक की फर्जी कहानी का मास्टरमाइंड कौन है और इस केस में कौन कौन से किरदार हैं? पूरी डिटेल समझिए इस रिपोर्ट से। कौन लोग थे? वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक है, सरकार से क्या डिमांड है? जस्टिस मिलना चाहिए। तो अब ये पूरी तरह से क्लियर है कि ना तो वो दो लड़के ना ये आदमी, ये तीनों ही मौके पे नहीं थे और पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी थी। इन्होंने खुद ही ये षड्यंत्र रचा। 36 घंटे के भीतर ही दिल्ली एसिड की कहानी 180 डिग्री पलट गई। जो विक्टिम थी वो आरोपी बन गई, जिसने एसिड अटैकर्स बताया गया था वो बेगुनाह साबित हो गए। एसिड अटैक की पूरी कहानी फर्जी थी, न इसमें एसिड था न ही एसिड फेंकने वाले थे। पूरी स्क्रिप्ट का मास्टरमाइंड था लड़की का पिता, जिसने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए एसिड अटैक की साजिश रची और इस स्टोरी में बेटी और बेटे को शामिल कर लिया। फिलहाल मुख्य आरोपी अकील खान अब पुलिस की गिरफ्त में है। लड़की के पिता अकील ने पुलिस की पूछताछ में जो खुलासा किया वो सुनकर सभी हैरान रह गए। अकील ने कबूल किया कि वो जितेंद्र को फंसाना चाहता था, इसीलिए उसने एसिड अटैक की साजिश रची। वहीं ईशान और अरमान से भी उसका पुराना विवाद था, इसीलिए उसने उन दोनों को भी फंसा दिया। आरोपी ने बताया कि उसकी बेटी घर से टॉयलेट क्लीनर लेकर गई थी और उसने टॉयलेट क्लीनर को अपने हाथों पर डाल लिया। इसके बाद एसिड अटैक की झूठी शिकायत दर्ज कराई। अकील खान एक साथ दोनों को निपटाना चाहता था। तो इन्होंने ये बताया कि हमने अपने टॉयलेट क्लीनर घर में जो मौजूद था उसी को लेके गए थे और उसी से अपने हाथों पे लगाया था। लेकिन एफएसएल वगैरह की भी हम रिपोर्ट लेंगे कि इसमें कौन सा केमिकल था, उससे कितना वो हो सकता है। लेकिन कई चीजें ऐसी थी जिससे शुरू से ही लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं और किसी और को फंसाने के लिए सारी साजिश की गई। ईशान और अरमान अकील के रिश्तेदार भी हैं। इन दोनों से उसकी क्या दुश्मनी थी आपको बताएंगे। पहले जितेंद्र और अकील के बीच क्या अदावत थी ये समझ लीजिए। दरअसल जितेंद्र की पत्नी 2021 से 2024 के बीच अकील खान की मोजा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी, जहां उसके साथ अकील खान ने सेक्सुअल असॉल्ट किया। इतना ही नहीं, अकील ने उसके प्राइवेट फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। 24 अक्टूबर को महिला ने अकील खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जो पीड़िता का बाप है अकील खान, उसने ये सारा षड्यंत्र रचा पीड़िता को आगे करके। क्यों रचा? क्योंकि जिस आदमी का नाम लिया उसकी पत्नी ने अकील खान के ऊपर यौन शोषण का एफआईआर दर्ज कराई थी, कंप्लेंट की थी, जिसमें उसने ब्लैकमेल का भी आरोप लगाया था। अकील ने इसी केस से बचने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल किया। वो चाहता था कि इस केस की वजह से जितेंद्र की पत्नी अपनी शिकायत वापस ले लेगी और दोनों में समझौता हो जाएगा। अकील इतना शातिर है कि उसने एक केस के बहाने दो दुश्मनों को निपटाने की साजिश रची। दिल्ली पुलिस की माने तो अकील खान का 2018 से ईशान और अरमान के साथ मंगोलपुरी की एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, जो फिलहाल कोर्ट में है। इन दोनों की मां शबनम के ऊपर 2018 में एसिड फेंका गया था। आरोप अकील के रिश्तेदारों पर लगा था। अकील ईशान और अरमान की जमीन पर कब्जा चाहता था, इसीलिए उसने एफआईआर में जितेंद्र के साथ साथ इन दोनों के नाम भी शामिल करा दिए। और जो बाकी दो लड़के थे वो इसके दूर के रिश्तेदार हैं अकील खान के। और 2018 से एक प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है मंगोलपुरी में,
उस 2018 में इन लड़कों की जो मदर है, माँ, उस पे अकील के साला शमसुद्दीन और घर वालों ने एसिड फेंका था। वो मामला अन्वेषण के बाद अभी कोर्ट में विचाराधीन है, अंडर ट्रायल है। तो एक ही तीर से इन्होंने कई शिकार करने की कोशिश की। राजधानी दिल्ली में छात्रा पर एसिड फेंकने का आरोप लगा था, इसीलिए पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो गई। जिस जगह पर वारदात होने का दावा किया गया, वहां के सीसीटीवी भी पुलिस ने जांचे, लेकिन बाइक सवार तीनों युवक कहीं नजर नहीं आए। जांच में यह भी पता चला कि जिस वक्त की यह घटना बताई जा रही है, उस दौरान जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ करोल बाग इलाके में मौजूद था। उसकी लोकेशन और कॉल डिटेल सीसीटीवी फुटेज भी निकाली गई, जिसमें साफ हो गया कि वारदात के वक्त वो करोल बाग में ही मौजूद था। जिस बाइक से तीनों के भागने की बात कही गई, वो भी करोल बाग में मिली। तीनों युवक एक साथ कहीं भी नजर नहीं आए। इसके अलावा घटना स्थल पर तेजाब का कोई भी निशान, बोतल या कांच नहीं मिला। जिनका नाम लिया उसको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया, तो उसने ये कहा कि मैं वहां पे था ही नहीं। तो पहले तो हमें लगता है कि शायद झूठ बोल रहा होगा, लेकिन 3 तरह से हमने उसको कोरोबरेट किया, टेक्निकल एनालिसिस से, सीसीटीवी फुटेज से, और जहां पे वो क्लेम कर रहा था कि मैं पेंटिंग कर रहा था, वहां के गवाहों के बयानों से। तो तीनों तरह से हमें संतुष्टि होगी कि वाकई ये आदमी निर्दोष है, ये वहां पे था ही नहीं। तो हमने फिर मल्टीपल टीम्स बनाई डिस्ट्रिक्ट की कि इसकी तह पे जाने के लिए कि पूरा षड्यंत्र क्या है, क्योंकि उससे ये पता चल गया कि एफआईआर में झूठ है, केस में और पीड़िता के बयान में विरोधाभास है। बाकी के 2 आरोपी ईशान और अरमान की लोकेशन दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर आगरा में ट्रेस हुई, जहां वो अपनी मां शबनम के साथ मौजूद थे। पुलिस को एसिड अटैक की शिकायत करने वाली लड़की, उसके भाई के बयानों में काफी अंतर मिला। इसके बाद पुलिस ने दूसरे एंगल से केस की जांच शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि लड़की घर से अपने भाई के साथ निकली थी। उसके बैग में टॉयलेट क्लीनर था। लड़की अपने भाई के साथ स्कूटर पर अशोक विहार तक गई। इसके बाद लड़की ने कॉलेज जाने के लिए ई रिक्शा लिया, लेकिन कॉलेज के मेन गेट से 300 मीटर पहले ही उतर गई, जहां उसने अपने हाथ में टॉयलेट क्लीनर डाला और लोगों का ध्यान खींचने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। पुलिस की जांच जब शुरू हुई तो पूरा मामला जो है फर्जी पाया गया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया, इस पूरी साजिश का जो मास्टरमाइंड है वो छात्रा का पिता अकील है। दरअसल अकील के ऊपर एक महिला ने दिल्ली पुलिस के का जो भलसवा थाना है उसमें रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत दी थी, जिसके बाद अकील ने ये पूरा प्लान बनाया और प्लान बनाकर अपनी बेटी को उस साजिश का हिस्सा बनाया और साथ ही अपने बेटे को भी इसमें शामिल किया। जिसके बाद जो पीड़ित छात्रा का भाई है वो अपने साथ अपनी बहन को बाइक पर लेकर अशोक विहार इलाके में पहुंचा, जिसके बाद छात्रा जो है बाइक से उतरी और कुछ दूरी के लिए उसने ई रिक्शा को हायर किया, लेकिन वो कॉलेज से तकरीबन 200 मीटर के करीब पहले उतर गई और पूरा ये स्पॉट के और पर हुई घटना के बारे में उसने बताया, जो कि उसके पिता ने उसे पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया था। अब तक पुलिस को पता चल चुका था कि एसिड अटैक का केस फर्जी है। लड़की के बैग पर भी तेजाब के निशान नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने अकील को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। अकील की पूरी साजिश का खुलासा हो गया। दिल्ली के एसिड अटैक वाली स्क्रिप्ट अकील ने लिखी थी, जिसमें उसका लड़का और लड़की भी शामिल हुए। इस केस में जो कल तक विक्टिम थे, अब वो खुद अपराधी बन चुके हैं। यूपी में बदमाशों के लिए मैसेज एकदम क्लियर है, या तो वो अपराध छोड़ दें, नहीं तो यूपी छोड़ दें। जिन्होंने अपराध से तौबा कर ली है वो सुरक्षित हैं, जो जेल चले गए वो भी बचे हुए हैं। लेकिन जो बाहर रहकर लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, पुलिस उन्हें लंगड़ा बना रही है। यूपी के किन किन शहरों में पुलिस ने बदमाशों की गोली का जवाब गोली से दिया? दिल्ली में 3 दिन के भीतर चौथा एनकाउंटर कहां हुआ? पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। यूपी में जो क्राइम करेगा वो जिंदगी भर लंगड़ा कर चलेगा। यूपी में शुरू हुआ ऑपरेशन लंगड़ा अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली में हर दिन किसी न किसी बदमाश का एनकाउंटर हो रहा है। अपराधियों के लंगड़ा कर चलने की तस्वीरें यूपी में अलग अलग शहरों से आ रही हैं। यूपी पुलिस ने गाजियाबाद, सुल्तानपुर, मेरठ, वाराणसी में बदमाशों को मुठभेड़ में घायल किया, तो दिल्ली पुलिस ने द्वारका में गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनिल छिप्पी गैंग के मेंबर को एनकाउंटर में लंगड़ा कर दिया। जमीन पर गिरे ये बदमाश शातिर अपराधी हैं।
इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग करने की गलती की थी। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो बदमाशों ने जमीन पकड़ ली। तस्वीरें यूपी के सुल्तानपुर की हैं, जहां पुलिस ने बीती रात 2 अलग-अलग एनकाउंटर किए। मुठभेड़ में 3 बदमाश हाफ एनकाउंटर में पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गए, जबकि उनका एक साथी पकड़ लिया गया। पहला एनकाउंटर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में हुआ। सुल्तानपुर वाराणसी हाईवे पर पुलिस को 3 युवक बाइक से आते दिखे। जब पुलिस ने इन्हें रोका तो वो भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने जब बदमाशों का पीछा किया तो अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक संदिग्ध बदमाश मुकेश के पैर में गोली लग गई और वो गिर गया, जिसके बाद घायल बदमाश सहित लालू और राजा उर्फ छोटा को मौके से पकड़ लिया गया। घायल बदमाश मुकेश और गिरफ्तार लालू का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। उन पर चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे अलग अलग धाराओं में दर्ज हैं। एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश ताज की रोशनी में आते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो दाहिनी तरफ पखरौली रोड की तरफ भागे। पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो पखरौली भट्टा के आगे मोड़ पर मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई, जिससे बदमाश नीचे गिर गए। उसमें से पीछा कर रही पुलिस पर एक बदमाश ने असलहे से फायर झोंक दिया। पुलिस आत्मरक्षार्थ फायर की। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे CSC भदैया इलाज हेतु भेजा गया। वहीं दूसरी मुठभेड़ मोतीगरपुर थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ एक बाइक पर 3 संदिग्ध आते दिखे। इन्होंने भी वही गलती की जो कोतवाली देहात में अपराधियों ने की थी, यानी इन्होंने भी पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाब में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों की पहचान नीरज लोना उर्फ जेलर और समीर उर्फ समर लोना के रूप में हुई है। ये बदमाश भी आजमगढ़, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के हिस्ट्री सीटर हैं। गाजियाबाद में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गाजियाबाद पुलिस ने नफीस, आमिर, रिहान और शोएब नाम के 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है। चारों के पैर में गोली लगी है। ये बदमाश ऑटो में सवारियों को बिठाकर उनसे लूटपाट करते थे। पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। पुलिस ने इनके पास से लूट का सामान, नकदी, तमंचा और ऑटो बरामद किया है। छठ के दौरान जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तभी इनकी नजर ऑटो पर पड़ी। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर ऑटो चढ़ा दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस को आता देखकर इन्होंने ऑटो छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगे और पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया। जवाबी फायर में पुलिस द्वारा 2 व्यक्ति घायल हुए तथा 2 व्यक्ति जंगल के और अंदर की तरफ भागने लगे। वो पुलिस पर फायर करते रहे। उन दोनों को भी पुलिस द्वारा घायल किया गया है। मेरठ में बीती रात पुलिस और गैंगस्टर जाकिर उर्फ जट्टल के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से आरोपी घायल हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जाकिर पर हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जाकिर लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना पुलिस मदीना कॉलोनी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई। खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से जाकिर उर्फ जट्टल घायल हो गया। बदमाश का नाम जाकिर उर्फ जट्टल है। इसके एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर 15 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और थाना लिसाड़ी गेट से भी ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। जो घायल है उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसके पास से एक बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा कारतूस का बरामद हुआ है। पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहा ये बदमाश शातिर गोतस्कर है। आरोपी यूपी से गौ तस्करी करके उन्हें बिहार ले जाता, वहां बेच देता। सोमवार को भी उसने ऐसे ही करने की कोशिश की। आरोपी पिकअप से गो तस्करी को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने जब उसे रोका तो विपिन गाड़ी भगाने लगा, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसने जिस रास्ते को भागने के लिए चुना वो आगे से बंद था। पुलिस ने जब आरोपियों को सरेंडर करने के लिए कहा तो अंदर बैठे गो तस्कर फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोली चलाई। उसमें एक गोली शातिर गौ तस्कर विपिन कुमार शर्मा के पैर में लगी। उधर मौके का फायदा उठाकर भाग रहे उसके नाबालिग साथी को भी पकड़ लिया गया। पुलिस को पिकअप वैन से 8 गौवंश बरामद हुए हैं। पुलिस यूपी में ही अपराधियों को लंगड़ा नहीं बना रही। राजधानी दिल्ली में भी अपराधियों पर यूपी स्टाइल में ही एक्शन हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के शूटर को अरेस्ट किया है। दिल्ली के द्वारका में पुलिस की काला जठेड़ी और अनिल छिप्पी गैंग के सदस्यों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के सदस्य
विकास उर्फ बग्गा को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में अनिल छिप्पी गैंग का एक्टिव गुर्गा भी अरेस्ट हुआ। दरअसल दिल्ली में पुलिस नो गन नो गैंग्स ऑपरेशन चला रही है। पुलिस को विकास के बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर को पकड़ने के लिए द्वारका में ट्रैप लगाया। जठेड़ी गैंग के शूटर ने जैसे ही पुलिस को देखा, उसने गोली चला दी। गोली हेड कांस्टेबल के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिस वजह से उसकी जान बच गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 राउंड फायर किया, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में लगी। विकास पर हत्या और लूट के दर्जनों केस दर्ज हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकार की तरफ से कराए जाने वाले एग्जाम को पास करना जरूरी है। अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं, नौकरी पाने के लिए कोई और रास्ता चुनते हैं, तो आपके ठगे जाने का खतरा है। देश के अलग अलग राज्यों में 35 लोगों ने शॉर्टकट के जरिए नौकरी पाने की कोशिश की। नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उनके लाखों रुपए डूब गए। अहमदाबाद पुलिस ने ऐसे ही एक फ्रॉड को गिरफ्तार किया है, जो नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करता था। अमन नाम के इस आरोपी का फिल्म स्पेशल 26 से क्या है कनेक्शन? साइबर क्राइम की टीम ने आरोपी को कैसे किया गिरफ्तार? डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। अलग अलग सरकारी विभागों के आई कार्ड इतने असली दिख रहे हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। सरकारी विभागों के लेटर पैड, फर्जी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि कोई भी जाल में फंस जाए। फर्जी वेबसाइट, फर्जी ईमेल और फर्जी लेटर हेड के सहारे नौकरी दिलाने का ऐसा खेल चल रहा था, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 35 युवा फंस गए। जब तक उन्हें ठगे जाने का एहसास नहीं हुआ, उनकी पूरी जमा पूंजी डूब चुकी थी। जो लोग नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का शिकार हुए, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि गलती क्या हुई। इंटरव्यू ऐसे लिए गए कि असली इंटरव्यू भी फेल हो जाए। रेलवे, इनकम टैक्स, फूड डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए तो यहाँ पूरा इंतजाम था। आरोपी सरकारी एजेंसियों से मिलते जुलते नामों वाले ईमेल आईडी बनाता था और उन्हीं के जरिए लोगों को ऑफर भेजता था। बड़े शहरों के नामी होटलों में इंटरव्यू आयोजित करता था, जहां खुद को अधिकारी बताकर इंटरव्यू भी वही लेता था। इतना ही नहीं, झूठी ट्रेनिंग भी होती थी। प्रोसेसिंग के नाम पर पैसे वसूले जाते थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस शख्स ने 35 लोगों के साथ ठगी की, करोड़ों रुपए ऐंठ लिए, वो खुद 12वीं पास है। वो खुद को इनकम टैक्स अफसर बताकर लोगों का विश्वास जीत लेता था। लेकिन झारखंड में की गई एक ठगी उस पर भारी पड़ गई। आरोपी ने झारखंड की एक युवती से, जो झारखंड सरकार में पीआई रह चुकी महिला की बेटी थी, इनकम टैक्स विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 9,30,000 रुपए ऐंठ लिए। जब इसकी शिकायत हुई तो अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। अहमदाबाद साइबर क्राइम पे एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें विक्टिम के साथ 9,20,000 का फ्रॉड हुआ था। उसमें विक्टिम को सरकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब के लिए एक फेक डोमेन से पूरा उनके डॉक्यूमेंट लेके फिर उनको फेक ट्रेनिंग बेंगलुरु और वेस्ट बंगाल में कोलकाता में एक होटल में फेक ट्रेनिंग दी गई थी 7 से 10 दिन के लिए, और फिर उसको एक फेक लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था कि आपका सिलेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो गया है। तो उनकी प्रोसेसिंग फी और अलग अलग दूसरे बहाने से उनसे टोटल 9,20,000 रुपए लिए थे। तो इसकी एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन में हमारे पीआई सुखदेव जाला और पीएसआई ईश्वर पटेल, इनकी टीम ने जो मेन अक्यूज है कि जो अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर बताता था और ये पूरी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता था अलग अलग प्लेसेस पे, तो अमन वर्मा, उनको झारखंड के धनबाद से अरेस्ट किया गया है। तो उनकी प्राइमरी इंट्रोगेशन में ये पता चला कि ये जो अक्यूज है अमन वर्मा, ये अपने आप को अभिषेक सिंह और इनकम टैक्स ऑफिसर की आइडेंटिटी दे के पिछले 4 साल से ऐसे फ्रॉड कर रहा है। 2023 में सीबीआई द्वारा 5 सिटी में अलग अलग जगह पे रेड करके इनको जब अरेस्ट, पूरी गैंग को अरेस्ट किया था, उसमें भी जो मेन अक्यूज था वो अमन वर्मा था। 2024 में ये जब जेल से बाहर आया, उसके बाद भी अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में यह आया कि उसने 14 जितने डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी के जो नाम के सिमिलर डोमेन है वो परचेज करके और क्रिएट करके अलग अलग लोगों, 40 से ज्यादा लोगों के साथ ऐसा जॉब स्कैम किया हुआ है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम है अमन नरेंद्रनाथ वर्मा। यह झारखंड के धनबाद के भूईफोर इलाके का रहने वाला है। ये पहले भी कई बार फ्रॉड केस में गिरफ्तार हो चुका है। इसके अपराध की मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल वैसी ही है जैसे फिल्म स्पेशल 26 की थी। आरोपी ने युवाओं तक पहुंचने के लिए एजेंट के तौर पर वेंडर्स की टीम और सरकारी डोमेन जैसी वेबसाइट तक बनाई हुई थी। ये नौकरी के लिए परेशान लोगों से खुद संपर्क करता था और उन्हें भरोसे में लेता था। ये भी लोगों से इस तरह का फ्रॉड करता था कि ठगे जाने वाले शख्स को अपने साथ हुए धोखे का पता ही नहीं चल पाता था। एक बार आरोपियों को पैसे मिल जाते, उसके बाद फोन बंद कर दिया जाता था। अगर कोई पैसे वापस मांगता तो उसे धमकी तक दी जाती थी।
इस वारदात के खुलासे से देश भर के सरकारी नौकरी चाहने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। सरकारी नौकरी के लिए किसी पर भरोसा ना करें, किसी को पैसे ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अब से कुछ ही देर बाद मोंथा तूफान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से टकराने वाला है, लेकिन तूफान का ट्रेलर अभी से दिखाई देने लगा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश हो रही है। तूफान से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी मुस्तैद है। आखिर ये तूफान कितना खतरनाक है, किस श्रेणी का है, देश के किन किन राज्यों में इसका सीधा असर होने वाला है, सब कुछ जानिए अगली रिपोर्ट में। जब तूफान की रफ्तार 88 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, पेड़ की टहनियां टूटने लगती हैं। 103 किलोमीटर की रफ्तार पर पेड़ जमीन से उखड़ने लगता है। 120 किलोमीटर की रफ्तार पर तूफान साइक्लोन में बदल जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। मंगलवार सुबह से ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा के तटीय जिलों में बारिश हो रही है और 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही है। तो आज देर शाम तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके काकीनाडा से टकराएगा। लैंडफॉल के दौरान समुद्र में 5 मीटर यानी 16 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मोंथा साइक्लोन तेजी के साथ आंध्र प्रदेश के तट की तरफ बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया हाई अलर्ट पर हैं। साइक्लोन मोंथा धीरे धीरे ताकतवर हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मोंथा गंभीर साइक्लोन तूफान में बदल चुका है। मोंथा चक्रवात करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर दिशा में बढ़ रहा है। चक्रवात मोंथा की वजह से आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में नालियां ओवरफ्लो हो गईं। मोंथा तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। अलग अलग रूट पर 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से संचालित होने वाली सभी 32 फ्लाइट्स कैंसिल हैं। तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। सभी जिलों में कलेक्टर और एसपी अलर्ट पर हैं। तटीय जिलों के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रचंड चक्रवाती तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे के अंदर आंध्र प्रदेश में तूफान दस्तक दे देगा। तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से 6000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। ओडिशा के 8 जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समंदर में न जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। 3778 गांवों में भारी बारिश होने की संभावना है। सरकार ने 22 जिले में 3174 शेल्टर होम बनाए हैं। मोंथा साइक्लोन का असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु समेत कई राज्यों पर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मोंथा के मद्देनजर राहत और बचाव के कार्य के लिए बचाव दल की 45 टीमें तैनात कर दी गई हैं। ओडिशा में भी मोंथा तूफान का असर दिखने लगा है। राज्य में हाई अलर्ट है। मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ में गंजपति, गंजम, कालाहांडी और कंधमाल में तूफान से निपटने के लिए फुल तैयारी है। ओडिशा के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जहां 140 बचाव टीम और 5000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया है। 9 जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। मोंथा तूफान का असर तमिलनाडु में दिख रहा है। चेन्नई और उत्तरी तमिलनाडु में इतनी भारी बारिश हुई है कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। चेन्नई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। रानीपेट, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। पुडुचेरी और वुल्लुपुरम में भी बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार तक दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, 24 परगना, मेदिनीपुर, बर्धमान, बीरभूमि और मुर्शिदाबाद में भारी बारिश और पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड की आशंका जताई जा रही है। समंदर में गए मछुआरों को वापस बुला लिया गया है। साइक्लोन मोंथा से बचने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मछुआरों को समुद्र जाने से मना कर दिया गया है और जितने भी नाव समुद्र में थे उनको भी वापस लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है। और इसी के लिए फिलहाल शंकरपुर में जो फिशिंग हार्बर है यहाँ पर सभी नाव वापस आ चुका है। जितने भी समुद्र में थे वो सभी वापस आ चुका है और आज और कल फिलहाल इसी शंकरपुर फिशिंग हार्बर में ये लोग रुकेंगे, क्योंकि जान माल की बचाव सबसे पहले और इसीलिए मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है। और फिलहाल इसी जगह पे यानी कि शंकरपुर फिशिंग हार्बर पर सभी बोट रुके हुए हैं। मोंथा तूफान का असर केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
राजस्थान और झारखंड में होगा। यहां भी अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है।